नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास। क्या देखेंगे? एसएससी सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम चल रहा है, आने वाले दिनों में जिस भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम है उसके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। और आज हम देखेंगे साथ ही जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक बार सभी साथियों से निवेदन है कि आप दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। आप दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास का फ़ायदा पहुंच सके। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी का स्वागत है। एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। आज हम क्या देखने वाले साथी? आज हम आपको पहले ही क्लियर कर दें साथी, आज है 12 मार्च और आज का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसलिए याद रखेंगे आज कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो हम इसके दृष्टि से जो एग्जाम की दृष्टि से आने वाले दिनों में क्वेश्चन बनेंगे उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, इनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे आने वाले दिनों में किस तरह से हमसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सभी साथी एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। क्या देख रहे हैं हम? एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, न थके हैं पैर कभी, न थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, और हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए आज भी सफ़र जारी है। तो साथी, न थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए आज भी मेरे दोस्त सफ़र जारी है। तो आपको पूरे जोश और जुनून के साथ आपकी तैयारी में जुटना है। आपको अच्छे तरह से मेहनत करनी है और आपको क्या करनी है? सफलता प्राप्त करनी है। आप कभी भी एक दो एग्जाम के यदि आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं तो आप निराश होकर नहीं बैठेंगे, अपनी गलतियों में सुधार करेंगे और पुनः अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। ठीक है साथी? इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा साथी, हमसे कह रहा है, आज का पहला क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? यानी कि आप बताएंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि आपके लिए अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत है। किसका साथी? तो याद रखेंगे छुआछूत का अंत। तो आप बताएंगे कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। यदि बात करें छुआछूत के अंत की साथी, तो अनुच्छेद 17। कौन सा? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है जो आपका छुआछूत का अंत है यानी कि अस्पृश्यता का अंत है, यह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें साथी अनुच्छेद 18 की, किसकी? तो सभी याद रखेंगे, यहाँ पर भी एक उपाधियों का अंत संबंधित जानकारी मिलती है। कहाँ पर? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 18 में क्या मिलती है? जो उपाधियाँ होती हैं साथी, यानी कि जो आपको भारत सरकार उपाधियाँ देगी वो तो आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन परंतु जो आपको विदेश से उपाधियाँ दी जाएंगी वो आप वर्तमान में बिना भारत सरकार की इजाज़त के ग्रहण नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा साथी? उपाधियों का अंत हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और साथी ये कहाँ पर मिलता है? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में। कहाँ पर साथी? ये आपके लिए एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, उपाधियों का अंत या फिर अस्पृश्यता का अंत, ये आपके लिए मौलिक अधिकार है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन है, देखो कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे फोक डांस या शास्त्रीय नृत्य से पूछ रहा है तो इसको याद रख लेंगे। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी, कुम्मी। क्या कह रहा है? कुम्मी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन या प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसको गूगल करके देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा किस एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। यदि बात करें साथी कुम्मी नृत्य की तो ये किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? इसको याद रखेंगे, ये हो जाएगा साथी आपका तमिलनाडु से। कहाँ से? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे साथी, ये तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा कुम्मी। ठीक है, ये क्या है? तो याद रखेंगे फोक डांस यानी कि एक लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या है साथी? ये आपका लोक नृत्य है। और याद रखेंगे इसको केवल कौन करता है? तो महिलाएं करती हैं साथी। इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेंगे। बात करें साथी इसको कौन करता है तो इसको महिलाएं करती हैं, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा साथी बात करें किस प्रकार करती हैं तो याद रखेंगे एक दूसरे का महिलाएं हाथ पकड़ लेती हैं और एक गोल घेरा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इस तरह से श्रृंखला में खड़ी हो जाती हैं ये महिलाएं और एक गोल घेरा बनाती हैं और इसके हिसाब से एक दूसरे के हाथ पकड़ के गोल गोल घूमती है चारों तरफ। इस गोले के चारों तरफ घूमती है हाथ पकड़ के। आपने कई फिल्मों में या कहीं पर देखा होगा, उस तरह से एक बार अंदर हाथ एक बार बाहर हाथ, इस तरह से करती हैं। तो ये आपका हो जाएगा कुम्मी लोक नृत्य। कौन सा थी? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
कुम्मी लोक नृत्य हो जाएगा, इसको केवल महिलाएं करती हैं और तमिल महिलाएं करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ की? तमिल महिलाएं, तो याद रखेंगे तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा। लेकिन बात करें कुम्मी लोक नृत्य की, तो ये कुछ हिस्सों में केरल में भी बनाया जाता है। कहाँ पर साथी? तो याद रखेंगे कुछ हिस्सों में केरल में भी बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जो तमिल समुदाय के लोग केरल में रहते हैं वो भी इसको बनाते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन बात करें किस राज्य से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन लगाना है तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है दर्शना झावेरी का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य से है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें दर्शना झावेरी का संबंध है। तो हमने कई बार इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको किसी भी लोक नृत्य में यदि झावेरी शब्द मिलता है, क्या मिलता है साथी? झावेरी। किसी लड़की के पीछे क्या मिलता है? झावेरी। तो आप लोग याद रख लेंगे, ये आपका किससे हो जाएगा? मणिपुरी से। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, जो झावेरी मिलता है ये कहाँ से हो जाएगा? मणिपुरी से। क्योंकि दर्शना झावेरी, आपकी अर्चना झावेरी, ये 4 बहनें थी साथी, ये चारों मिलकर कौन सा नृत्य करती थी? शास्त्रीय नृत्य। तो याद रखेंगे ये एक मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को कौन करता है? तो झावेरी बहनें करती हैं। यदि आपको झावेरी शब्द मिले तो आप मणिपुरी लगा देंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन इसके अलावा बात करें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में, साथी इसको यूनेस्को के द्वारा 2010 में, कब? इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेंगे, यूनेस्को के द्वारा 2010 में, कब साथी? तो याद रखेंगे 2010 में इसको क्या बनाया गया है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेंगे। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इसको यूनेस्को ने, किसने साथी? तो याद रखेंगे यूनेस्को के द्वारा इसको क्या बनाया गया है? अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है। और इसी के साथ 2010 में एक और शास्त्र जो आपका लोक नृत्य था, यानी कि फोक डांस था, उसको भी अमूर्त धरोहर घोषित किया गया था। उसका नाम है साथी कालबेलिया। क्या? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कालबेलिया जो लोक नृत्य है कहाँ का? राजस्थान का। इसको याद रखेंगे, जो ये राजस्थान का कालबेलिया लोक नृत्य है इसको भी 2010 में ही यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया था? तो अमूर्त धरोहर घोषित किया गया था, यानी कि आपका इंटेलेक्चुअल, यानी कि आपका इंटेंजिबल साइट घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इंटेलेक्चुअल नहीं होगा यहाँ पर, इंटेंजिबल हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इंटेंजिबल साइट घोषित किया गया था। कौन कौन सा? तो 2010 में एक मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, इसके अलावा कालबेलिया आपका शास्त्रीय नृत्य। इसको अच्छे से याद रख लेंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन बात करें साथी मणिपुरी डांस की, तो याद रखेंगे, आपको अभी बताया कि कोई भी झावेरी शब्द आता है तो इसको लगा देंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और किस राज्य में हो जाएगा? तो इसी में छुपा है क्या? मणिपुरी का मतलब हो जाएगा आपका मणिपुर राज्य से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, किस राज्य से? मणिपुर राज्य से हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। यदि बात करें यूनेस्को की, तो साथी यूनेस्को का मुख्यालय की बात करें तो याद रखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, इसका मुख्यालय हो जाएगा साथी पेरिस में। कहाँ पर? इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो साथी सभी याद रखेंगे, गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे साथी आपके प्रमोद सावंत। कौन हो जाएंगे? तो याद रखेंगे प्रमोद सावंत जी क्या हो जाएंगे? ये लगातार दूसरी बार बने हैं गोवा के मुख्यमंत्री। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, प्रमोद सावंत हो जाएंगे आपके गोवा के मुख्यमंत्री। अच्छे से इसको याद रख लेंगे, ठीक है। बात करें गोवा की, तो याद रखेंगे गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद कराया गया था। कब? तो 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। ऑपरेशन कौन सा चला करके? तो विजय ऑपरेशन, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऑपरेशन विजय चला करके भारत सरकार ने गोवा को 1961 में पुर्तगालियों के राज्य से क्या करवाया था? तो मुक्त करवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें साथी गोवा की, तो गोवा को याद रखेंगे, ये किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो मांडवी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, ठीक है। मांडवी, जो आपकी मांडवी नदी है, इसको याद रखेंगे, किस नदी के किनारे हो जाएगा? आपका मांडवी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, पणजी शहर इसका, ठीक है। या फिर गोवा की प्रमुख नदी की बात करें तो मांडवी नदी हो जाएगी, ठीक है। और इसी में याद रखेंगे, इसमें दूध सागर जलप्रपात स्थित है। कौन सा? तो गोवा में मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे, ठीक है, अच्छे से इसको याद रखेंगे। तो हमने गोवा के बारे में देखा, मुख्यमंत्री हो जाएंगे आपके प्रमोद सावंत। 1961 में पुर्तगालियों के शासनकाल था यहाँ पर, और भारत सरकार ऑपरेशन विजय चलाती है, जिसके तहत पुर्तगालियों से इसको आज़ाद करवाया गया। और गोवा में एक प्रसिद्ध नदी बहती है जिसका नाम मांडवी है, और इसमें दूध सागर जलप्रपात स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 2018 एशियन गेम्स में भारतीय दल में उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे। ये क्वेश्चन अभी CHSL ने पूछा भी है, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है।
कि एसएससी के कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे पहली बात तो बात करें साथी 2018 के एशियन गेम्स की, किसकी, ये कहाँ पर आयोजित होते हैं, तो याद रखेंगे साथी ये जकार्ता में आयोजित होते हैं। कहाँ पर, जकार्ता। और सभी को पता होगा जकार्ता कहाँ पर है, ये आपका इंडोनेशिया में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इंडोनेशिया में स्थित है जकार्ता, ठीक है। इसके अलावा बात करें साथी उद्घाटन में भारतीय दल के उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे, तो याद रखेंगे उद्घाटन की बात करेंगे और हम बात करेंगे समापन की, ठीक है। उद्घाटन की बात करेंगे और समापन की भी बात करेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बात करें उद्घाटन की तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा, कौन सा थी, याद रखेंगे भारत के गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाने वाले एथलीट यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा क्या थे, 2018 में इसमें उद्घाटन में ध्वजवाहक थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें समापन में ध्वजवाहक कौन था, तो याद रखेंगे हॉकी की खिलाड़ी थी, उस समय भारत की कप्तान थी रानी रामपाल, ठीक है, इनको याद रखेंगे। रानी रामपाल जी ने क्या किया था, समापन में भारतीय दल का क्या किया था, तो ध्वजवाहक का नेतृत्व किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हम बात कर रहे हैं 2018 के एशियन गेम्स की, जिनका आयोजन कहाँ पर होता है, जकार्ता में होता है, इंडोनेशिया में, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। और जकार्ता में किसका मुख्यालय है तो आप बताएंगे, ठीक है, जकार्ता में मुख्यालय किसका है, इसको याद रख लेंगे। जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है, किसका साथी, आसियान, ठीक है, इसको याद रखेंगे, आसियान का मुख्यालय है यहाँ पर, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बने हैं, क्या पूछ रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के अध्यक्ष कौन बने हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। बात करें आईबी की तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे साथी तपन कुमार डेका, कौन हो जाएंगे, तपन कुमार डेका जी क्या हो जाएंगे, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तपन कुमार डेका क्या हो जाएंगे, आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हो जाएंगे, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यूएनडीपी द्वारा, क्या कह रहा है साथी, यूएनडीपी द्वारा जारी हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, क्या कह रहा है। पहली बात तो याद रखेंगे यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा क्या किया जाता है, एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एचडीआई, ठीक है, एचडीआई के नाम से इसको जानते हैं, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बात करें इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है, इंडिया के स्थान की बात करें तो साथी इसमें इंडिया का स्थान रहा है 132, कितना रहा है, तो याद रखेंगे 132 इसमें स्थान रहता है इंडिया का। इसके अलावा बात करें हम पर्यावरण इंडेक्स की तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी पर्यावरण इंडेक्स में 2022 में भारत की रैंक है 180, कुल 180 देशों की सूची में भारत अंतिम स्थान पर रहा है। लेकिन बात करें पत्रकारिता इंडेक्स की, किसकी साथी, जो आपका पत्रकारिता इंडेक्स हो जाएगा, इसकी बात करें तो भारत इसमें 150वें स्थान पर रहा है, किसमें, पत्रकारिता जो इंडेक्स है इसमें भारत 150वें स्थान पर रहा है। लेकिन बात करें भुखमरी सूचकांक की, किसकी, जो आपका भुखमरी सूचकांक है इसमें भारत की रैंक है 107 आउट ऑफ 121 में, यानी कि 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है भुखमरी सूचकांक में, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। एक बार देखते हैं यूएनडीपी के द्वारा जो जारी किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 132 हो जाएगी और इसके अलावा 180 हो जाएगी आपकी पर्यावरण इंडेक्स में। इसके अलावा पत्रकारिता की बात करें तो 150 हो जाएगी और भुखमरी सूचकांक की बात करें तो यहाँ पर 107 रैंक हो जाएगी भारत की। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन सभी को याद रखेंगे। इसके अलावा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा, किसका कह रहा है, तो याद रखेंगे स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनके बारे में। मनिका बत्रा का संबंध किससे हो जाएगा, तो याद रखेंगे साथी ये टेबल टेनिस से संबंधित है, किससे, टेबल टेनिस से संबंधित एक खिलाड़ी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हो जाएंगी और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में, किसमें, कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने क्या जीता था, तो टीम के रूप में, किसके रूप में, टीम के रूप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय टीम में शामिल थी, जिसने भारतीय टीम ने टेबल टेनिस में स्वर्ण जीता था उस टीम में ये शामिल थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इस टीम ने भारत किसको हराया था, तो याद रखेंगे सिंगापुर को, किसको साथी, जो सिंगापुर की टीम थी इसको इसने हराया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन बात करें साथी टेबल टेनिस के एक अन्य खिलाड़ी महत्वपूर्ण हैं जिनको 2022 के लिए क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, इसको याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो साथी ये खिलाड़ी का नाम है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, किसके, तो याद रखेंगे टेबल टेनिस के, और इनका नाम है साथी शरत कमल, क्या नाम है, शरत कमल इनका नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2022 के लिए क्या मिला है, एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, क्योंकि साथी इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में, किसमें, कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने क्या जीते थे, 3 गोल्ड जीते थे आपके, और एक आपका क्या जीता था, सिल्वर जीता था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे।
3 गोल्ड 1 सिल्वर के साथ इन्होंने कुल 4 पदक जीते थे कॉमनवेल्थ गेम्स में, इसलिए 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है पुष्कर मेला। क्या कह रहा है साथी? पुष्कर मेला का आयोजन एक वर्ष में कितनी बार किया जाता है? साथी पूछ रहा है आपसे पुष्कर मेला जो है इसका आयोजन एक वर्ष में कितनी बार किया जाता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे साथी पुष्कर मेला का आयोजन होता कहाँ पर है, इसको याद रखेंगे। पुष्कर मेला जो होता है साथी ये आपका राजस्थान में होता है। कहाँ पर? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ पर हो जाएगा आपका साथी? राजस्थान में हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। लेकिन बात करें साथी एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है, तो याद रखेंगे ये एक वर्ष में केवल एक बार आयोजित होता है। कितनी बार? तो एक वर्ष में एक बार आयोजित होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन बात करें साथी इसके अलावा एक और पुष्कर फेस्टिवल भी होता है। ये तो बात रही पुष्कर मेला की, लेकिन एक और होता है आपका पुष्कर फेस्टिवल। साथी पुष्कर फेस्टिवल की बात करें तो ये होता है साथी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर जो पुष्कर मेला है ये आपका राजस्थान में, मेला से याद रखेंगे राजस्थान में, और फेस्टिवल की बात करें यानी कि त्योहार की तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और साथ ही ये किस लिए मनाया जाता है, तो याद रखेंगे जो जम्मू कश्मीर की नदियां हैं उनके महत्व को दर्शाने के लिए, जम्मू कश्मीर की नदियों का महत्व बताने के लिए क्या किया जाता है? पुष्कर फेस्टिवल या पुष्कर जो महोत्सव है इसको किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर की नदियों को महत्व बताने के लिए अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। तो पुष्कर मेला का आयोजन एक वर्ष में एक बार होता है और राजस्थान में होता है। लेकिन पुष्कर फेस्टिवल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में होता है और जम्मू कश्मीर की नदियों के महत्व को बताने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है। देखो यहाँ पर बात करें नीति आयोग की तो याद रखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इस तरह से होता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ठीक है। इसको याद रखेंगे, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। लेकिन बात करें साथी हिंदी में इसका क्या फुल फॉर्म होता है तो याद रखेंगे राष्ट्रीय, क्या याद रखेंगे आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय भारत, क्या याद रखेंगे? राष्ट्रीय भारत, एक मिनट साथी पेन नहीं चल रहा, राष्ट्रीय भारत परावर्तन, क्या रखेंगे? याद रखेंगे राष्ट्रीय भारत परावर्तन संस्थान। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, इसका अर्थ क्या होता है तो याद रखेंगे राष्ट्रीय भारत परावर्तन संस्थान, इसका अर्थ होता है। बात करें नीति आयोग की साथी तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी, कब होती है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है भारत सरकार के द्वारा। और याद रखेंगे नीति आयोग जो है साथी ये आपका किसके स्थान पर आता है तो याद रखेंगे ये साथी आपका योजना आयोग के स्थान पर आता है। किसके स्थान पर तो याद रखेंगे जो योजना आयोग था, क्या था? योजना आयोग था, इसके स्थान पर आपका नीति आयोग आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। बात करें योजना आयोग की तो साथी इसकी स्थापना होती है 1950 में, कब होती है? 1950 में। ये 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो योजना आयोग था साथी ये 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाता था, अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करें नीति आयोग की तो साथी ये 3 वर्ष के लिए योजनाओं पर कार्य करता है। कितने के लिए तो याद रखेंगे अति महत्वपूर्ण है, 3 वर्ष की योजनाओं पर कार्य करता है जो आपका नीति आयोग है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। या बात करें राष्ट्रीय भारत परावर्तन संस्थान, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रख लेंगे। लेकिन बात करें साथी इसके सीईओ की, किसकी तो याद रखेंगे नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो सभी को पता होगा साथी कौन होता है? पीएम होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन बात करें इसका यानी कि डिप्टी है, यानी कि उपाध्यक्ष कौन है? डिप्टी हेड उपाध्यक्ष की बात करें साथी तो ये हो जाएंगे आपके सुमन बेरी। कौन हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन हो जाएंगे? सुमन बेरी, ये इसके क्या है? उपाध्यक्ष है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन बात करें सीईओ की, किसकी? मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, ठीक है। सीईओ की बात करें तो साथी इसके जो सीईओ है ये अभी हाल ही में बने हैं BVR सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साथ ही बात करें नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? VBR सुब्रमण्यम, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ये अभी हाल ही में क्या बने हैं तो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रख लेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी हाल ही में अमिताभ कांत चेंज हुए, उसके बाद परमेश्वर अय्यर भी आए, वो भी चेंज हो गए। अब कौन बने हैं तो याद रखेंगे BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है GNP का पूर्ण रूप क्या होता है। क्या कह रहा है साथी? GNP का पूर्ण रूप क्या होता है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो याद रखेंगे GNP का पूर्ण GNP का पूर्ण रूप क्या होता है तो याद रखेंगे इसका GNP का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा तो याद रखेंगे ग्रॉस, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप हो जाएगा। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। GNP का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी हमसे कह रहा है असहयोग आंदोलन का
समाप्त किस वर्ष किया गया, यानी कि असहयोग आंदोलन को किस वर्ष समाप्त किया गया, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। बात करें साथी असहयोग आंदोलन की, तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा ये आपका 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1 अगस्त 1920 को इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। और इसी दिन भारत के जाने माने गर्म दल के नेता बीजी तिलक की मृत्यु हो जाती है। किसकी, तो याद रखेंगे बाल गंगाधर जो तिलक थे, इनकी 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाती है। जिस दिन आपका कौन सा आंदोलन शुरू होता है, तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बीजी तिलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन बात करें इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होती है, लेकिन पूछ रहा है हमसे क्या समाप्त कब हुआ था, इसको समाप्त कब किया गया, तो याद रखेंगे जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य, कौन सा, उत्तर प्रदेश राज्य में एक स्थान पड़ता है गोरखपुर, कौन सा, तो याद रखेंगे गोरखपुर स्थान पड़ता है, अति महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर 1922 में, कब साथी, तो याद रखेंगे इस पर कहीं 4 है कहीं 5 है, 4-5 फरवरी, कब साथी, तो याद रखेंगे 4-5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, आप याद रखेंगे 4-5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, तो यहाँ पर एक घटना हो जाती है चौरा चौरी की घटना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटना हो जाती है जिसे हम जानते हैं चौरा चौरी की घटना। इस घटना में क्या होता है साथी, इसमें जो आपके आंदोलनकारी थे उन्होंने 21 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था थाने में। कितने, तो याद रखेंगे 21 पुलिस वालों को चौरा चौरी की घटना में आंदोलनकारियों ने क्या कर दिया, जिंदा जला दिया। तो इससे गांधी जी नाराज हो जाते हैं और गांधी जी 12 फरवरी को, कब साथी, याद रखेंगे 12 फरवरी को इस आंदोलन को क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, तो यानी कि समाप्त कर देते हैं। असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ, 12 फरवरी 1922, अति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे कब होता है, 12 फरवरी 1922 को, ठीक है, इसको समापन हो जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि हम भारत को 1 वर्ष में आज़ादी दे देंगे। कितने वर्ष में, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, गांधी जी ने किस आंदोलन में कहा था कि भारत को हम 1 वर्ष में आज़ादी दे देंगे, तो याद रखेंगे जो आपका असहयोग आंदोलन था 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे इसी में कहा था गांधी जी ने कि हम भारत को 1 वर्ष में आज़ाद करा देंगे, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना की समाप्ति जब घटना हो जाती है, उसी के बाद इसका क्या कर दिया जाता है, समापन, यानी कि वापस ले लिया जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है, सितंबर 2022 से शुरू भारत जोड़ो यात्रा का संबंध किस राजनेता से है। क्या कह रहा है, जो भारत जोड़ो यात्रा है ये किस राजनेता ने शुरू की है, तो याद रखेंगे ये जो आपकी यात्रा है इसकी शुरुआत की थी राहुल गांधी जी ने। किसने, तो कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, इनको याद रखेंगे राहुल गांधी जी, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है, इसको याद रखेंगे। और ये यात्रा कन्याकुमारी से, कहाँ से, अति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। ये यात्रा साथी कन्याकुमारी से लेकर के कहाँ तक चलती है, जम्मू कश्मीर तक चलती है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर तक चलती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको शुरुआत किसने की थी, भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी ने। और कांग्रेस के क्या है, ये दिग्गज नेता है और अध्यक्ष भी रह चुके हैं कई बार, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछ रहा है, गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल क्या था। क्या पूछ रहा है साथी, जो गयासुद्दीन बलबन था इसका कार्यकाल क्या था, तो याद रखेंगे इसका कार्यकाल मिलता है 1265 या 1266, कहीं कहीं 65 मिलता है, कहीं कहीं 66 मिलता है। तो याद रखेंगे 1265-66 से लेकर के 1286 तक, कब से, 1286-87 तक ऐसा क्वेश्चन मिलता है, या तो 1286 या 1287 मिलेगा। और 1265 से 1266 के आसपास इसका शुरू होता है और 1286-87 तक चलता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो गयासुद्दीन बलबन था ये कौन था, तो याद रखेंगे ये गुलाम वंश का एक राजा था। कहाँ का, गुलाम वंश का क्या था, राजा था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। गयासुद्दीन बलबन आपका गुलाम वंश का क्या था, शासक था, इसको याद रखेंगे। 1266 से लेकर 1286 तक इसका कार्यकाल चलता है। इसके अलावा बात करें गयासुद्दीन बलबन की, तो गयासुद्दीन बलबन आपका चलवाता है एक प्रथा जिसका नाम है सती सिजदा और पैबोस, ठीक है, इसको याद रखेंगे। सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है ये कौन चलवाता है, तो याद रखेंगे बलबन चलवाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक इसने और कानून बनाया था, आप बताएंगे उस कानून का नाम क्या था, आप बताएंगे। जो बलबन ने एक और सिजदा और पैबोस के अलावा एक कानून चलवाया था, ठीक है, उस कानून का नाम क्या था ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है। क्या कह रहा है, जो भारतीय संविधान का भाग 3 है साथी, इसमें जो आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो याद रखेंगे इनको किस देश से लिया है। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे जो मौलिक अधिकार हैं इनको हमने कहाँ से लिया है, मौलिक अधिकारों को, तो याद रखेंगे हमने यूएसए से लिए। कहाँ से, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने क्या लिए, मौलिक अधिकार लिए हैं।
और इसका भाग कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात करें साथी अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, कहाँ से, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इनका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और साथ ही इसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। बात करें साथी मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, तो एक घटना है साथी 1215 की। कब की, 1215 में एक इंग्लैंड में राजा हुए थे, उन्होंने अपनी जनता को कुछ अधिकार दिए थे, तो उन्होंने उस पत्र को क्या कहा था, मैग्ना कार्टा कहा था। इसलिए भारतीय संविधान में भारतीय जनता के लिए जो आपके अधिकार दिए गए हैं, यानी कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसीलिए इस कारण हम क्या कहते हैं, इनको मैग्ना कार्टा कहते हैं। अति महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा है आपसे, जब हरित क्रांति हुई थी तो इस समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको याद रख लेंगे, कौन इसके कृषि मंत्री थे। तो याद रखेंगे इस समय भारत के कृषि मंत्री थे साथी सी सुब्रमण्यम। कौन थे, तो याद रखेंगे जो आपके सी सुब्रमण्यम थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सुब्रमण्यम जी जो थे ये आपके कृषि मंत्री होते थे हरित क्रांति के समय। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें साथी हरित क्रांति की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1966 में। कब हुई थी, 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये जो सी सुब्रमण्यम थे ये भारत के कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बात करें साथी कृषि जो हरित क्रांति थी इसके बारे में बात करें तो याद रखेंगे जो आपके एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन सा थी, एम.एस. स्वामीनाथन। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे इनके बारे में। एम.एस. स्वामीनाथन जी जो थे ये क्या थे, इसके हरित क्रांति के जनक थे। किसके, हरित क्रांति के जो जनक थे साथी ये आपके एम.एस. स्वामीनाथन थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें एम.एस. स्वामीनाथन की, तो इनका मुख्य उद्देश्य था साथी भारत को कृषि की आय को दोगुना करना। यानी कि आज आपकी जो 1 कुंटल गेहूं होता था, बात करें 1965 में, उसको डबल करना था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो आपकी कृषि की आय थी उसको क्या करना था, डबल करना था। यानी कि जो आपकी कृषि होती थी, आपकी कृषि की पैदावार को कुल मिलाकर के बढ़ाना था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में होती है। एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक थे। इसके अलावा भारत के कृषि मंत्री उस समय कौन थे, तो सी सुब्रमण्यम उस समय भारत के कृषि मंत्री थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है आर्द्रता मापने की इकाई क्या है। क्या कह रहा है साथी, आर्द्रता जो आपकी आर्द्रता मापने की इकाई है ये क्या है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आर्द्रता नापने की इकाई क्या हो जाएगी आपकी, इसको याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा, हाइग्रो, जो आपका हाइग्रोमीटर होता है ये क्या हो जाएगा, आपका आर्द्रता मापने की इकाई हो जाएगी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, जो आपकी हाइग्रोमीटर है इसको याद रखेंगे। इसका क्या हो जाएगी, आर्द्रता मापने की इकाई हो जाएगी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। यदि बात करें साथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था। तो याद रखेंगे जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत का विकास करना था। क्या था साथी, याद रखेंगे, भारत का विकास करना पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था। और याद रख लेंगे ये कितने दिनों में विकास करना था, तो जो पंचवर्षीय योजना थी वो 5 साल के लिए बनाई जाती, यानी कि 5 साल के अंतर्गत भारत का विकास करना ही पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। बात करें साथी भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चली है, तो याद रखेंगे कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली है। कितनी, 12 आपकी कुल पंचवर्षीय योजना चली है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था पंचवर्षीय योजनाओं का, साथी इसका भारत का विकास करना था और 5 साल में भारत का विकास करना था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। लेकिन इसके अलावा बात करें भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली, तो आपकी 12 चली। और इसमें नवीनतम यानी लेटेस्ट जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर के, कब से, तो याद रखेंगे 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी। इसको याद रखेंगे। जो आपकी अंतिम पंचवर्षीय यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 2012 से 2017 तक चली थी। लेकिन बात करें साथ ही पहली पंचवर्षीय योजना की, तो ये आपकी चली थी 1951 से लेकर के 1956 तक। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, 1951 से 1956 तक चलती है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होता था, भारत का विकास करना होता था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे ये योजना आयोग के अंतर्गत काम करता था। किसके अंतर्गत, तो याद रखेंगे योजना आयोग के अंतर्गत काम करता था, इसको भी याद रखेंगे। और इसकी जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी अभी हमने डिस्कस किया, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, अच्छे से इसको याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमसे साथी कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की उम्र कितनी होती है। क्या कह रहा है साथी, हमसे कह रहा है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल उम्र कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो याद रखेंगे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं इसमें 17.5 से यानी कि 17.5 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक के विद्यार्थी यानी कि 22 वर्ष तक के यूथ यानी कि युवा जो होते हैं वो भाग ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो साथी इसमें 17.5 से 22 वर्ष तक के जो आपके युवा होते हैं ये इसमें भाग ले सकते हैं।
अच्छे से इसको याद रख लेंगे। लेकिन बात करें साथी इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो पहली बार इसका आयोजन 2018 में हुआ था। कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2018 में होता है और दिल्ली में होता है। कहाँ पर? दिल्ली में इसका आयोजन होता है। तब इसको खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से हम जानते थे। किस नाम से जानते थे? तो याद रखेंगे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से उस समय जानते थे, जब 2018 में दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन बात करें साथी अभी हाल ही में 5वें क्रम के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं, ये आपके कहाँ पर हुए हैं? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और कुल 8 शहरों में हुए हैं। कितने? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इनका आयोजन होता है। इसको याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बात करें पहले स्थान पर इसमें कौन रहा है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर रहा है। और दूसरे स्थान पर आपका कौन रहा है? तो याद रखेंगे हरियाणा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा है और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? आपका मध्य प्रदेश। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। जो अभी 5वें क्रम के खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं 2023 में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 2023 में 5वें क्रम के खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं। इसमें पहले स्थान पर आपका जो आपका महाराष्ट्र रहता है, दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होता है और इसमें कुल 8 शहरों में इसका आयोजन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन कह रहा है महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यहाँ पर मिस हो गया, मिस प्रिंटिंग हो गई है। यहाँ पर इनका नाम होना चाहिए केलूचरण महापात्र होना चाहिए साथी। क्या होना चाहिए? तो याद रखेंगे जो आपके केलूचरण महापात्र हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे। केलूचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आप लोग याद रख लेंगे ये ओडिसी से संबंधित है। किससे? जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, इसको याद रखेंगे, इसी से संबंधित है आपके कौन से? केलूचरण महापात्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो केलूचरण महापात्र हैं ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाएंगे आपके? ये आपके हो जाएंगे किससे? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है और 2014 में इसको शामिल किया जाता है। कब किया जाता है? 2014 में शामिल ये आपका नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है बम्बई योजना किस वर्ष आई थी? क्या कह रहा है साथी? तो याद रखेंगे बम्बई योजना किस वर्ष आई थी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बात करें साथी बम्बई योजना की, तो इसकी शुरुआत होती है 1944 में। कब होती है? 1944 में इसकी शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। बम्बई योजना 1944 में आती है। लेकिन बात करें साथी इसमें क्या था, तो याद रखेंगे भारत में इसमें कुल 8 उद्योगपतियों के द्वारा एक योजना लाई गई थी भारत के विकास के लिए। कितने उद्योगपति शामिल थे? तो याद रखेंगे इसमें 8 उद्योगपति शामिल थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसी में आपके एक उद्योगपति थे आपके ठाकुरदास। कौन थे? ठाकुरदास, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठाकुरदास थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दूसरे थे जॉन मथाई, इनको भी याद रखेंगे क्योंकि ये गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। जॉन मथाई जी जो थे ये भी इसमें शामिल थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठाकुरदास भी शामिल थे और जॉन मथाई भी शामिल थे, जो आपके गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो बम्बई योजना आती है तो साथी 1944 में आती है। भारत के विकास के लिए 8 उद्योगपतियों के द्वारा ये योजना लाई जाती है और इसमें शामिल आपके जॉन मथाई। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके गणतंत्र भारत के आगे चलकर क्या बनते हैं? आपके गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री भी बनते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है राजस्थान में प्रचलित गणगौर नृत्य यानी कि गणगौर त्योहार में किस देवी की पूजा की जाती है? क्या कह रहा है साथी? गणगौर त्योहार में किस देवी की पूजा की जाती है? तो याद रखेंगे गणगौर को आप इस तरह से लिखेंगे, गण प्लस गौर, ठीक है, गण प्लस गौरी, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो बात करें किस देवी की पूजा की जाती है, तो गौरी यानी कि माता पार्वती की इसमें पूजा की जाती है। किसकी? माता पार्वती की इसमें पूजा की जाती है। और गण की बात करें तो किसके साथ रहते थे? शंकर जी के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपके गण की बात करें साथी, ये आपके किसके साथ हो जाएंगे? इस तरह से लिखेंगे आप, गण प्लस गौरी, ठीक है, गण प्लस गौरी लिखेंगे। गण प्लस गौरी में हो जाएंगे आपकी माता पार्वती, ठीक है। माता पार्वती के अलावा क्या हो जाएंगे आपके? गण किसके साथ रहते थे? तो भगवान शंकर के साथ, ठीक है। यानी कि यहाँ में देवी, इसमें देवी पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। कौन सा त्यौहार है? गणगौर। और बात करें साथी गणगौर त्यौहार कहाँ से संबंधित है, तो अभी डिस्कस किया कहाँ से? राजस्थान से। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गणगौर त्यौहार राजस्थान से संबंधित है। इसमें माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह की क्लास बनाने में बहुत महत्वपूर्ण समय लगता है। और साथी अभी तक मैंने देखा है हमारे 97 जो आपके 79% व्यूअर हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मात्र 21% सब्सक्राइबर ही क्लास देखते हैं और जो आपके 79% स्टूडेंट हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें।
देखते रहिए जीएस अब बाई डीएस सर। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।